शोर के साथ शीतकालीन सत्र का समापन। किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। राहुल गांधी पर एफआईआर से बिफरी कांग्रेस। कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। नॉर्थ ईस्ट की महिला सांसद, शेड्यूल ट्राइब सांसद कोनियाक को जिस तरह से किया, जिस तरह से धक्का दिया। बीजेपी और कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो। विपक्षी एकजुटता से रुकेगा बीजेपी का विजय रथ। पहले वो गलत काम करते हैं, जब आप उसका विरोध करते हैं तो प्रशासन से, शासन से आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। नेहरू गांधी परिवार ने कभी हिंसा का रास्ता अपनाया नहीं। कांग्रेस पर बीजेपी का डीएनए वाला वार। लोकतंत्र का गला घोंटना, लोकतंत्र का अपमान, ये कांग्रेस के डीएनए में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। वक्त हल्ला बोल का है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस देश की संसद में जो हो रहा है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। वो बवाल जो आपने देखा देश की संसद के मकर द्वार पर, पहले अडानी और सोरोस और आखिर में अंबेडकर के अपमान और सम्मान के सियासी संग्राम में संसद के शीतकालीन सत्र का समागम हो गया है। आज कांग्रेस ने धक्का मुक्की कांड में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के विरोध में बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी के सांसद वो भी संसद का अपमान नहीं सहेंगे के नारे लगा रहे थे, स्लोगन लहराकर कांग्रेस के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए संविधान के जनक बाबा भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने मांग कर दी है। तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस देकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। ये संग्राम जो आप देश की संसद में देख रहे हैं ये जारी है, लेकिन इसके बीच हम आपको रिपोर्ट अपनी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अरविंद वाजपेयी जी एलजेपीआर का पक्ष रखेंगे और सुधींद्र भदौरिया जी लंबे वक्त बाद आए हैं स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बीएसपी का पक्ष रखेंगे। आशुतोष जी एक एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तो ताली के साथ सभी का स्वागत। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आखिरकार संसद के शीतकालीन सत्र का शोर और सियासी संग्राम के बाद समापन हो गया। सरकार और विपक्ष में मोर्चाबंदी और प्रदर्शन के बाद लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। आज राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से नेता सदन जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुलाकात कर अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराई। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ओर से जोरदार प्रदर्शन हुआ। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी पर बीजेपी के 2 सांसदों को जानबूझकर धक्का मारकर जख्मी करने के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसद हाथों में संसद का अपमान नहीं सहेंगे जैसे स्लोगन लिखे पोस्टर लिए नजर आए। वहीं कांग्रेस ने अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उधर राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस देने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर हमला किया। कल जो कुछ भी हुआ वो 2001 में पाकिस्तानियों ने संसद भवन पर हमला किया था। आज हिंदुस्तान में बैठा हुआ अर्बन नक्सल राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कल सांसदों को, नॉर्थ ईस्ट की महिला सांसद, शेड्यूल ट्राइब सांसद कोनियाक को जिस तरह से किया, जिस तरह से धक्का दिया, महिला पुरुष के संबंधों को जो है तार तार किया, जिस तरह से प्रताप सारंगी जैसे बूढ़े 70-72 साल के बूढ़े के साथ जो है उसने धक्का दी, हमारे संतोष पांडे जी के साथ उन्होंने जो है धक्का मुक्की किया, मुकेश राजपूत जी घायल हैं। तो यदि संसद में सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो बाहर क्या सुरक्षित होगा।
इस बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कल संसद में धक्का मुक्की में घायल हुए बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से मिलकर उनका हाल जाना। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर डीएनए वाला वार किया। कांग्रेस के डीएनए में है। पहले भी 1975 में इंदिरा जी ने लोकतंत्र का गला घोटा था। और लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। और वही परंपरा राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी ने धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है, जिस पर प्रियंका गांधी हमलावर दिखी। कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं। संसद में धक्का मुक्की कांड और बीजेपी महिला सांसद से बदसलूकी के आरोपों पर सियासी वार पलटवार जारी है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला प्रश्न आप ही से है। सांसद जी, सवाल ये है कि कांग्रेस का ये आरोप है कि आप अंबेडकर वाले मुद्दे, बाबा भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे सांसद घायल हो गए। ये पूरा घायल और ये इंजरी वर्सेस इंजरी का जो कांड है, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए। जवाब दीजिए, माइक उठा लीजिए। बाबा साहब अंबेडकर, संसद, अपमान और इस्तीफा, इन 4 शब्दों को मैं समराइज करता हूं। वो दिन था 10 अक्टूबर 1951, जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर लॉ मिनिस्टर के रूप में इस्तीफा देना चाहते थे सदन के पटल के ऊपर, मगर उन्हें सभापति ने कहा कि आप अपना स्टेटमेंट नहीं पढ़ सकते, आपको लिखित में देना होगा। तो 2 सांसद, एक मिस्टर कामत और एक मिस्टर कुंजरू, ने कहा कि क्या अंबेडकर जी को बयान नहीं देने दिया जाएगा? तो सभापति ने कहा हां, हमें देखना पड़ेगा कि उनके बयान में कोई सरकार को बदनाम करने वाली चीज तो नहीं है, इसलिए पहले वो लिखित में दे दें, 6 बजे के बाद विचार किया जाएगा। तो बाबा साहब ने कहा मैं ऐसी तानाशाही के आगे नहीं झुकूंगा, और वो सदन से बाहर चले गए। और बाद में उन्होंने अपना प्रेस रिलीज किया, और ये लिखा हुआ है बाबा साहब की सबसे ऑथेंटिक ऑटोबायोग्राफी, जो पद्म भूषण धनंजय कीर, जिन्हें पद्म भूषण इंदिरा जी की सरकार ने दिया था, उन्होंने अपनी किताब में ये पूरा विवरण लिखा है। बस साफ हो गया किसने सम्मान किया, किसने अपमान किया। और मैं दूसरा कहना चाहता हूं, 24 में क्या हुआ? हम बता रहा हूं, हमारी तो छोड़िए, इन्होंने बाबा साहब को संसद में न जाने देने के लिए जमीन आसमान एक कर दिए थे। 52 के चुनाव में बाबा साहब 14,000 वोट से हारे और 74,000 वोट इनवैलिड हुए। और उसके बाद उन्होंने जाके इलेक्शन पिटीशन दायर की 24 अप्रैल 52 को। वो देश के इतिहास की पहली चुनावी धांधली थी। और नेहरू जी वहां प्रचार करने गए। मैं पूछना चाहता हूं, 52 में तो इतने कम साधन थे, 543 में मुझे लगता है 40-50 सीटों से ज्यादा पे नहीं जा पाए होंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। तो किनके अगेंस्ट में गए? जो बाबा साहब के खिलाफ हमेशा से खड़े रहे और उसके बाद भी खड़े रहे। वो जब आकर आज बहुरूपिया रूप धारण करके आते हैं, और फिर वो 12 सेकेंड की क्लिप देखिए, ये सारे लोग वहां उपस्थित थे जब अंदर हो रहा था भाषण। किसी ने आपत्ति की? मैं तो वहां था। इस कॉन्टेक्स्ट में किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, ना किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया, ना किसी ने कोई नारेबाजी की, ना किसी ने बहिर्गमन किया। फिर बाहर निकलने के बाद ये रात में क्या हुआ भाई? ये क्या सोरेस सीक्रेट सर्विस से कोई सिग्नल आया कि 12 घंटे के बाद 12 सेकंड का वीडियो निकाला और उसके बाद उसको सर्कुलेट करना शुरू किया? तो इनके लिए एक लाइन कहना, सीक्रेट सर्विस भाई ये तो शक लगता है ना। या तो ये माने कि उनकी बुद्धि की ट्यूबलाइट इतनी देर में जली कि वो 2.5-3 घंटे समझ ही नहीं पाए 1.5 घंटे के भाषण में कि क्या हुआ। इसलिए एक लाइन में कहना चाहूंगा कांग्रेस के लिए, आज जो वो बाबा साहब के लिए करना चाह रहे हैं, सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं, और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। आईने में जब आप देखते हैं तो आपको वो वक्त याद आता है। उनका वही प्रश्न है कि नेहरू जी ने प्रचार किया बाबा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ, उनको चुनाव हरवाया गया, ये इन लोगों का आरोप है। आप क्या अंबेडकर के सम्मान की बात करेंगे? पहला प्रश्न। दूसरा कि बीजेपी के जो 2 सांसद घायल हैं, आपको लग रहा है कि वो फर्जी, मतलब उन्होंने जानबूझ के कुछ नाटक किया, वरना हुआ क्या? ये कह रहे हैं कि जो गृहमंत्री अमित शाह का बयान था, उस दिन आप लोगों ने नाराजगी जताई नहीं, राज्यसभा में सुधांशु जी मौजूद थे।
बाबा साहब अंबेडकर कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। अगर इस दौर में कुछ करना है तो आवाज उठाओ। सारे समूचे देश में बाबा साहब के समर्थक आवाज बुलंद कर रहे हैं। कौन सी आवाज? 1927 में बाबा साहब ने सामूहिक रूप से मनुस्मृति को जलाया और भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक संघ के ऑर्गेनाइजर में ये 30 नवंबर को 1949 को आर्टिकल लिखते हैं कि मनुस्मृति का विधान ही हमारा विधान है। बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है उसमें भारत का कुछ भी नहीं है। दूसरी बड़ी बात, अभी सुधांशु जी ने कहा कि इस्तीफा दे दिया अंबेडकर साहब ने, तो बताइए ना देश को 1951 में किस बात को लेकर इस्तीफा दिया? हिंदू कोड बिल, क्योंकि मुखरता से भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू कोड बिल पर दृढ़ता से अड़े रहना चाहते थे। वो कहते थे कि कॉमन सिविल कोड पर बात कीजिए अगर हमारे हिंदू विधानों में परिवर्तन करना चाहते हैं। उससे आहत होकर बाबा साहब अंबेडकर ने इस्तीफा दिया। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं 25 नवंबर, अभी संविधान की बहस चल रही, बहुत ही महत्वपूर्ण बहस चल रही, 75 वर्ष हो रहे हैं। 25 नवंबर को, जिस दिन हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया, बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं मैं तो सिर्फ अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए इस सदन में आना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि प्रारूप समिति में लिया जाएगा और प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। ये पंडित नेहरू की ओर इंगित करते हुए वो कहते हैं। पंडित नेहरू ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत के संविधान के निर्माण का दायित्व दिया और इस भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए कानून मंत्री उनको बनाया। मैं पूछना चाहता हूं सर, अब आपको भी मुझे 24 में लाना पड़ेगा। एक तो ये प्रवक्ताओं को 24 में लाना सबसे बड़ी चुनौती हो गई आजकल। आप लोग इतिहास में ही रहते हैं। सर, ये एफआईआर दर्ज हो गई है राहुल गांधी जी के खिलाफ, मेरे पास उसकी कॉपी है। 24 पे आइए ना, क्या हुआ था संसद में, ये जानना चाहते हैं लोग कि क्या वाकई राहुल गांधी, जो इनका आरोप है, ये सच है कि वो जिद कर रहे थे कि नहीं जो बीजेपी के सांसद है उन्हीं के बीच से जाऊंगा? क्या चोट वजह से लगी? क्योंकि ये पूरी एफआईआर जो है उसमें यही लिखा गया है कि जानबूझकर उन्होंने फिजिकल, वॉलंटरली कॉजिंग फिजिकल इंजरी लिखा है। अंजना जी, द्वार को पर घेर कर अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैठ जाएंगे तो जाएंगे कहां से? बताइए ना। हम सदन में जाना चाहते थे, हम ये आवाज मुखरता से उठाना चाहते थे कि जो अडानी 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 करते हैं उन्हें अंबेडकर 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 जी से क्या तकलीफ है। इस सदन में हम ये सवाल खड़ा करना चाहते थे कि जब यूएस की अदालत में इंडाइटमेंट हो गया और किस बात पर हुआ कि अडानी के भतीजे को पकड़कर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस कलेक्ट किए और पता लगा कि भारत में 2000 करोड़ रुपए की ये आरोप है कि रिश्वत दी गई। उस पर मैं आखिरी बात करना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए 25 नवंबर 1949 का भाषण सुनिए, आपको लगेगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार के लिए अंबेडकर जी ने कहा, उन्होंने कहा कि मेरा संविधान आ गया लेकिन मुझे स्वतंत्रता को लेकर 3 चिंता है। एक, वो राजनीतिक दल भविष्य में अगर कोई ऐसा हो जो अधिनायकवाद के चरणों में हम अपनी स्वतंत्रता रख दें और वो संस्थाओं पर हमला करेगा तो हमारी स्वतंत्रता खतरे में होगी। अगर कोई राजनीतिक दल देश के ऊपर धर्म को रखेगा तो स्वतंत्रता खतरे में होगी और कोई राजनीतिक दल मुट्ठी भर लोगों के लिए सत्ता का उपयोग करेगा तो स्वतंत्रता खतरे में होगी। जब अडानी जी 1600 करोड़ रुपए रोज कमाते और 27 रुपए किसान की आमदनी होती तो लगता है कि अंबेडकर जी की वो चिंताएं चरितार्थ हो रही। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, सिर्फ 2 लाइन का, फिर वाजपेयी जी बोलेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग सांप्रदायिक उन्माद की आग में देश को झोंक देना चाहते हैं तब लगता है कि दूसरी चिंता भी अंबेडकर जी की चरितार्थ भारतीय जनता पार्टी आपने देश से ऊपर धर्म को इतिहास कर और दिया है, वर्तमान उन्माद दोनों का फैला बताता रहे हैं। हूं। गजब का भाषण देते हैं साहब। दिसंबर 1950 में जनसंघ तक नहीं बना था, कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे। और मैं कहना चाहता हूं महोदय, डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया 10 अक्टूबर 51। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नेहरू सरकार छोड़ चुके थे अप्रैल 51। आगे कुछ बोलने अरे लगते हैं कि उनकी वजह से कर रहे थे। हिंदू कोड बिल का विरोध किया अपने टाइम पे। और 1949 की बात करते हैं, संघ पे तो 48-49 पे प्रतिबंध लगा हुआ था। मतलब डेट का भी नहीं ध्यान रखते कि कुछ भी आके बोलना शुरू करेंगे। और जो बाबा साहब ने बोला वो सही तो बोला था। वो दौर आया इस देश में जब एक अधिनायकवादी सत्ता ने इस तरह कब्जा कर लिया इस देश पर कि नारा लगाया गया इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। तो लगता मुझे आप अपनी बात कर रहे थे। और आखिर में आज की बात पे आता हूं। इन्होंने कहा जो अडानी 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 कह रहे थे उनको अंबेडकर जी का नाम लेना पड़ा। ये किसके लिए बोला जा रहा था? इस सदन में अडानी अडानी कौन कर रहा था? ये कर रहे थे। और इनके एक सहयोगी दल ने साथ नहीं दिया। मैं चुनौती देता हूं, कार्यस्थगन का एक प्रस्ताव दिखाइए जो किसी दूसरे दल ने दिया हो।
अडानी के मुद्दे पे नहीं दिया, आखिर में अंबेडकर जी का नाम आप जपने लगे भाई। अरविंद जी, ये तो आपके ऊपर लागू हो रहा है। अरविंद जी देखिए, उनका कहना है कि पहले घिरे हुए थे अडानी के मुद्दे पर, अंबेडकर के मुद्दे पर अब पूरा एनडीए पूरी सरकार घिर गई है। कह दूं जो इन्होंने गलत बोला, साहब ये बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन कौन था? राजेंद्र प्रसाद, और फिर उनको अपॉइंट कर दिया नेहरू जी ने। तो गजब गजब तर्क देने लगते हैं, मतलब चेयरमैन की कोई पावर ही नहीं थी। ये देखिए मानसिकता कैसी भरी हुई है कि चेयरमैन ने नहीं अपॉइंट किया ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष, उनको नेहरू जी ने कर दिया। सर थोड़ा तो छोटा सा जवाब लेना ही पड़ेगा। सुधांशु जी, जो बाबा साहब चुनकर भी आए संविधान सभा में, हमारे जयकर साहब को इस्तीफा दिलाया बॉम्बे की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, क्योंकि वो बंगाल की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जीत कर आए थे जो पाकिस्तान का हिस्सा हो गई। तो उनकी संविधान सभा में आने से लेकर कानून मंत्री बनाने तक कांग्रेस पार्टी का, और वो लिख रहे हैं, वो प्रशंसा कर रहे हैं कि संविधान नहीं आ सकता अगर कांग्रेस पार्टी का डिसिप्लिन और कांग्रेस पार्टी का अध्ययन संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर नहीं होता। ये उनके कथन है जो उन्होंने सदन में कहा। और भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं लेकिन बीजेपी जब बनी ही नहीं थी तो बाबा साहब बीजेपी की कल्पना करके थोड़ा ना भाषण दे रहे थे। ये आज जो चरितार्थ हो रहा है, आज उनकी चिंताएं आप हूबहू उस भाषण को पढ़ लीजिए, आपको लगेगा इसे कहते हैं भैया जी भावनाओं में के ज्यादा ही बोल जाते हैं, पता नहीं जाके पास्ट में क्या क्या बोलने लगते हैं। देखिए कल की घटना पे आते हैं। अवैध जी ने सरासर झूठ बोला एक बात कि वो रास्ता बंद कर दिया था। देखिए 10 दिनों से अल्टरनेटिव साथ में से रास्ता दिया हुआ सिक्योरिटी वालों ने। प्लीज प्लीज, ये सत्यता है, ये सत्यता है। और आप लोगों ने खास तौर से राहुल गांधी के साथ जो जुट था, उन्होंने जाके धक्का मुक्की की, और धक्का मुक्की के फलस्वरूप एक 70 साल के सांसद, बुजुर्ग सांसद, बिल्कुल गलत बात, उसके खून निकल आए, लहूलुहान हो गए, दूसरा आदमी अनकॉन्शियस हो गया, आईसीयू में एडमिट हुआ। किसकी बात कर रहे हो? संसद की मर्यादाओं को ताड़तोड़ करने वाले लोग, संविधान को चीरहरण करने वाले लोग किस नतीजे पे पहुंच रहे हैं? पार्लियामेंट ये चलने नहीं देते हैं, मुद्दों की इनके पास कमी है। जब इनके सोरस का मामला आया तो ये छटपटा आ चुके एक तरीके से, और उन्होंने कहा कि कैसे संसद को रोकना है। लहूलुहान करेंगे, एफआईआर हो गई है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर कंप्लेन तो कांग्रेस वालों ने भी दी है, पुलिस उसकी एफआईआर करेगी। कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, कंप्लेन तो दी है। लेकिन देखिए धारा देखिए इसमें कौन सी लगी है। वो कह रहे खड़गे साहब को गिरा दिया। कहाँ गिरा दिया? खड़गे साहब को कहाँ चोट लगी? अच्छा, कैसे गिरा दिया? तो दो ना फुटेज, सीसीटीवी फुटेज जारी करो ना, देखिए सारे। एक सेकेंड, एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है 117, 125, 131 और 351 दफा जो नया कानून आया है। इसमें क्या होता है कि किसी के ऊपर हत्या का प्रयास करना, वॉलंटली कॉजिंग हार्म करना। आशुतोष जी, सुनना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड। अच्छा वो पूरा हो गया। हम इसीलिए हम मेरे बात को सुनिए। देखिए ऐसा है कि आप संसद को तो छोड़ दीजिए ना, आप लड़िए ना जनता की लड़ाई, कौन मना कर रहा है? आप संसद को चलने क्यों नहीं देते? इस बात का जवाब आपके पास नहीं। 14 दिन से देश के प्रजातंत्र और संसद को लहूलुहान करके रखा है। सारंगी जी का बयान सुनिए, उन्होंने कहा कोई सांसद मुझ पर गिरा और मैं गिर गया, उसके बाद मुझे चोट लगी। लेकिन बाद में एक स्क्रिप्ट, मैं तो चुनौती देता हूं, कोने कोने में लगे ना वीडियो फुटेज लाइए ना। उस दिन कहा था कि 50,000 रुपए संसद में रख दिए, आपने आज तक उसके फुटेज जारी नहीं की। आपके मन में अपराध है, आप प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं। अडानी के मामले पर इतने भयाक्रांत थे, आपकी सदन में चर्चा नहीं कराना चाहते थे, उस पे पर्दा डालने के लिए आपने। अब आशुतोष जी माइक उठाइए। प्रजातंत्र की हत्या तब होती है आशुतोष जी जब संसद नहीं चलती है। प्रजातंत्र की हत्या तब होती है जब अडानी के मुद्दे पर बहस नहीं होती है। प्रजातंत्र की हत्या तब होती है जब सांसदों को अंदर जाने नहीं दिया जाता है, कुछ सांसद घायल हो जाते हैं। कब कब प्रजातंत्र घायल हो रही है और कैसे हम माने कि प्रजातंत्र को बचाया जा सकता है? कौन कल मतलब दोषी कौन है, कौन पक्ष है जो दरअसल साजिश रच रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल है आम आदमी का। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अंबेडकर के मसले पर चर्चा ना हो। बेसिक सवाल इसी बात को लेकर। अभी वाजपेयी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन वाजपेयी जी ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो अमित शाह ने जो संसद के अंदर बोला था वो आपको आपत्तिजनक लगता है या आपत्तिजनक नहीं लगता है। अगर आप इसका जवाब दे देते तो बात यहीं पर खत्म हो जाती। हकीकत क्या है? हकीकत इस बात को लेकर यह है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के मसले पर चर्चा करेगी तब तब भारतीय जनता पार्टी फंसेगी, क्योंकि बार बार अतीत उनको अपनी तरफ खींचेगा कि किस तरीके से जो संविधान बन रहा था, संविधान जब बना, अडॉप्ट किया गया, तो किस तरीके से आरएसएस ने उस संविधान को एक्सेप्ट नहीं किया, यहां तक कहा कि भारत की आत्मा नहीं है, मनुस्मृति की बात की। और तो और बाबा साहब अंबेडकर को लेके जब हिंदू कोड बिल आया तो बाबा साहब अंबेडकर के पुतले किसने जलाए सबको मालूम है। आरएसएस के लोग उसमें थे या नहीं थे? उनकी शव यात्रा
मॉक शव यात्रा किसने निकाली थी या नहीं थी? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अनकंफर्टेबल करते हैं। और मुझे इस पे मेरा साफ तौर मानना कि जिस टोन में अमित शाह ने बातचीत की थी, वो देश के बड़े नेता हैं, इतिहास में हमेशा उनका नाम दर्ज रहेगा। और अगर वो कह लें कि मुझसे गलती हो गई तो उसमें कोई उनकी हानि नहीं होगी। ठीक है सुधांशु जी, अब इस पर आपको जवाब देना, मैं उनकी प्रतिक्रिया में बाद में लूंगी, दोनों को दिखाएं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो पहली क्रमवार जवाब देता हूं। आशुतोष जी ने जो कहा, यही तो सवाल मैंने किया। संसद में जितने विपक्ष नेता बैठे थे, अभी जाके देख लीजिए अमित शाह जी के वीडियो की क्लिप, कोई चू बोलता नजर नहीं आ रहा है। नहीं, उसके बाद सुनिए, सिर्फ 12 सेकंड नहीं, 600 सेकंड की, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, किसी ने कोई नारेबाजी नहीं की, किसी ने कोई वॉकआउट नहीं किया। यह दर्शाता है कि बाहर आके राजनीति हुई। और मैं फिर विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जबकि ये तो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन बन के खत्म हो गया? 26 नवंबर 1949। और आरएसएस पे प्रतिबंध कब लगा हुआ था? 48 और 49 में। और आरएसएस ने आके प्रदर्शन कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग जो कहना चाहते हैं, अब मैं बता रहा हूं सर, अपने रिटर्न पे बोलिए। अब मैं बताना चाहता हूं हमने क्या किया। बाबा साहब अंबेडकर को तो इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, अलग बात है। जिसने बाबा साहब को चुनाव हरवाया और बाबा साहब के अनुसार धांधली से हरवाया, उस नारायण कारजोरकर को 1970 में पद्म भूषण दिया, बाबा साहब को पद्म अवार्ड नहीं दिया। इसीलिए जब ये कहते हैं हकीकत उभर के आएगी, तो मैं बताता हूं हमने क्या किया। बाबा साहब की जन्मभूमि को इन्होंने स्मारक नहीं बनाया। वो 1990 में जब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई, सुंदरलाल पटवा जी की सरकार, तो उनके जन्म स्थान महू को स्मारक बनाया गया। अब नागपुर की जो चैत्य भूमि थी, दीक्षा भूमि, उसको स्मारक कब बनाया गया? जब 1996 में हमारी और शिवसेना की गठबंधन सरकार आई। अलीपुर रोड का बंगला, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तब 2003 में उसका अधिग्रहण हुआ। जब मोदी जी की सरकार आई तो मुंबई नहीं, लंदन में जाकर जहां पर उन्होंने शिक्षा ली थी, उस मकान को भी लेकर हमने उसको स्मारक बनाया, पंच तीर्थ बनाए। अरे सेंटर हमने बनाया। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, जब जब बात उठेगी तो बहुत, और इनके साथियों ने बोला, सुनिए, अरे सुनिए, मैं डेट के साथ कोट कर रहा हूं। 5 सितंबर 2016 को आजम खान ने हज हाउस के उद्घाटन के समय बाबा साहब अंबेडकर के लिए भूमाफिया शब्द का प्रयोग किया। समाजवादी पार्टी के नेता और चू नहीं बोले इनमें से कोई। सुधांशु जी, डेट के साथ कोट कर रहा हूं और सुधांशु जी, जल्दी से क्या गोलवलकर ने ये नहीं कहा था कि संविधान में भारत की आत्मा नहीं है? कहा था या नहीं कहा था? कहा था। मैं आपसे सोर्स कोट करिए, सोर्स कोट करिए। मैं आपको हाँ या ना मैं, अरे मैं सोर्स कोट करिए, अब मैं बताता हूं। अब सुनिए, अब इतिहास की बात, आप सरेआम माफ करिएगा, मैं कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन सुधांशु जी आप सरेआम गलत बयानी कर रहे हैं। अब मैं कोट कर रहा हूं। गोलवलकर ने स्पष्ट तौर पे कहा। अब सुनिए, अब 1 मिनट मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी ने अगर इनकी बात मानो, अब सुनिए पूरी बात, परेशान होने की जरूरत नहीं। माइक के बिना नहीं होगा, माइक के बिना नहीं होगा। मैं जवाब दे रहा हूं भाई, काहे पर? अरे मोबाइल देखने की मुझे जरूरत नहीं है। आप सुनिए, अगर ये कह रहे हैं तो देखिए, 6 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी ने कहा कि मैं इस तिरंगे झंडे को सर नहीं झुकाऊंगा। संपूर्ण गांधी वांग में खंड नवासी। बोलो भाई, गांधी सही बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे? बोलो। अब एक नहीं। और सुनिए, और अम्बेडकर का बताता हूं, सुनिए, अब सुनिए, 16 जनवरी 1952 को एडना माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू लखनऊ से। और भदौरिया साहब पूरा करने दीजिए। आपने बोल दिया, मुझे बोलने का मौका है। और सुनिए भाई, परेशान ना होइए, परेशान ना होइए। अरे भाई, अरे भाई, मैं तो बगैर उसके कोट कर रहा हूँ। मुझे भदौरिया साहब के पास जाना है। एक मिनट। MS गोलवलकर, बंच ऑफ थॉट, साहित्य सिंधु, बेंगलोर, 1996, पेज नंबर 238। माफी मांगेंगे आप? माफी मांगेंगे आप? अब मैं बताऊं, माफी मांगेंगे आप? अरे भाई बताओ, मैंने तो राष्ट्रीय टीवी पे आप माफी, आपने मुझे गलत साबित करने की कोशिश की। अरे भाई आप सुनिए, नहीं आप माफी मांगेंगे? अरे सुनिए, आप बोलेंगे आपसे गलत हुआ? नहीं, क्या कर, आप कहेंगे सुधींद्र भदौरिया साहब, अब आशुतोष जी रुक जाइए, अब आप रुकिए, भदौरिया साहब आप बोलिए। भदौरिया साहब देखिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर, रुक जाइए प्लीज, सुनिए, कांग्रेस का नाम बोलिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। सुनो, आप बोलिए गलत है, चिल्लाइए। अरे मैं भी जो बोल रहा हूँ बोलो। मैंने आपको पेज कोट किया ना, क्योंकि सुधांशु जी आप जानते हैं मैं गलत तथ्यों में कोई बात नहीं करता। हो गई, बात हो गई, साबित करने की कोशिश की। हो गई सेकंड राउंड। ईमानदारी इसमें है कि आपको माफी मांगनी चाहिए। ईमानदारी इसमें कि आपको माफी मांगनी चाहिए। अब सुनिए, मैं बोलता हूँ, 16 जनवरी 1952 जवाहरलाल नेहरू एडना माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं, और वो भी लखनऊ से। और क्या लिखते हैं कि 51 के चुनाव में अवर विक्ट्री इन बॉम्बे सिटी एंड प्रोविंस हैज बीन मच ग्रेटर। और आगे लिखते हैं अम्बेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड। Selected words of Jawaharlal Nehru, Series 2, Volume 17, पेज नंबर 35
की सजा बोलो माफी मांगोगे? खुशी मना रहे हो कि अम्बेडकर हार गए? हाँ भाई साहब मत बोलिए, मैं एक चीज कोट करके बोल रहा हूँ। आप लोग दोनों चुप हो जाइए, ये बहस आगे देने दीजिए। अम्बेडकर जी के हारने अब पर आप खुशी दोनों, मना रहे हैं। अब आप दोनों। अपोलोजाइज। सुधींद्र जी माइक उठाइए। मैंने जब बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर जो इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है, कई लोग ये मानते हैं कि ये वोट बैंक के लिए हो रही है, क्योंकि आरोप लगता है कि भारत रत्न इन्होंने दिया नहीं, वीपी सिंह की सरकार आई तब जाके उनको भारत रत्न मिला। बहुत सारे आरोप लगते हैं कांग्रेस पर, लेकिन ये भी बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर उनकी तस्वीर लेकर आज घूम रहे हैं। मायावती जी बीएसपी चूंकि उनकी पॉलिटिक्स करती, बीजेपी भी कोशिश करिए बताए कि हमने सबसे ज्यादा बाबा साहब का सम्मान किया। ये जो वोट वाली पॉलिटिक्स है अराउंड बाबा भीमराव अंबेडकर, इस पर आपका टेक जानना चाहते हैं। देखिए, इसको पूरा इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने की तो आवश्यकता है ही, क्योंकि सत्ता पक्ष की ओर से एक बयानी की जा रही और विपक्ष की ओर से भी एक बयानी की जा रही है। मैं न सत्ता पक्ष की तरफ से और न ये जो मौजूदा विपक्ष है, मैं निष्पक्ष एक बात रखना चाहता हूं। निष्पक्ष बात यह है कि दोनों ही लोग केवल एक वोट को ध्यान में रखकर इस सारी राजनीति कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत अगर हम जैसा हमारे मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि इन्होंने अपने तरफ से हमेशा बाबा साहब का सम्मान किया, अगर इन्होंने सम्मान किया होता तो इसी रामलीला मैदान में सन 1952 में हिंदू कोड बिल पर बाबा साहब का पुतला नहीं, हिंदू महासभा ने जलाया होता। और हिंदू महासभा के लोगों ने जब रामलीला मैदान में ये उनका पुतला जलाया तो, और मैं ये अब मैं इन पे भी आ रहा हूं विपक्ष वालों पर। विपक्ष उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में, उस समय कांग्रेस में बहुमत में लोग हिंदू कोड बिल के खिलाफ बिल्कुल नहीं थे, वो उनके पक्ष में थे, और उसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में होने के बावजूद भी उसको पारित नहीं होने दिया। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि ये दोनों लोग इस समय वोट की तलाश में हैं। इन्होंने एक चीज और मैं कह के बात खत्म करूंगा कि ये लोग आज कह रहे हैं कि मैंने ये स्मारक बनवाया, मैंने वो स्मारक बनवाया, मैंने ये किया। और सुन तो लीजिए, आप ही ने बहन मायावती जी ने 2 स्मारक बनवा दिए, एक नोएडा में जहां हम हैं और एक लखनऊ के अंदर। तो पूरा सत्ता पक्ष के लोग भी जो आज हैं और विपक्ष के भी लोग कि मायावती जी ने इतना पैसा खर्च कर दिया, 4000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। और सुन लीजिए, एक एक मूर्ति पर इन लोगों ने 4-4 हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और दूसरी चीज ये कि जहां तक बाबा साहब का अपमान का सवाल है, अगर गृह मंत्री जी ने ये न कहा होता अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर आप भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग मिलता। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो दलित शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं वो तो बाबा साहब को ही अपना भगवान मानते हैं, वो महात्मा बुद्ध को ही अपना भगवान मानते हैं, वो अन्य किसी देवी देवता। ठीक है, चलिए सेकंड राउंड में क्वेश्चंस पे आती हूं, जल्दी से सुनिए। जिस इलाके से हम आते हैं वहां पर उनके शादी के कार्ड हों, 13वीं के कार्ड हों या कोई भी अवसर हो, वो लोग बाबा साहब की तस्वीर लगवाते हैं और महात्मा बुद्ध की तस्वीर लगाते हैं, कोई और तस्वीर नहीं लगाते। भगवान के खिलाफ जो लड़े वो क्या कहलाता है? शैतान कहलाता है ना। अंजना जी, भगवान से लड़ने वाला शैतान है। कौन लड़ा था? नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। अब इतना सेलेक्टिव भगवान को मानते हैं मगर उनको हराने वाले को शैतान नहीं मानते। देखिए, मायावती जी की वो बात कर रहे थे, लेकिन मायावती जी भी अगर आप देखें वोट बैंक के नजरिए से वो दलितों में बहुत फिसल गई हैं, उनकी पहली पसंद के तौर पर अब वो नहीं रही हैं। यूपी के नतीजों ने ये दिखाया। लेकिन आपके सामने मैं कुछ दिलचस्प आंकड़े रखना चाहती हूं कि आखिर ये दलित वोट बैंक की लड़ाई इतनी भीषण क्यों हो गई है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन। 2004 ये वो वक्त था जब कांग्रेस पार्टी आगे थी दलित वोट में, वो 26% वोट पाते थे और बीजेपी को मिलती थी सिर्फ 13% वोट मिलता था। फिर आइए आप 2009 के लोकसभा चुनाव में, तब भी यूपीए की सरकार बनी थी, आपको याद होगा 27% तब वोट मिला था कांग्रेस को और बीजेपी 12% पर फिसली थी। आइए 2014 जब बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तब कांग्रेस फिसल गई 19 पर और बीजेपी पहुंच गई 24% पर।
अब आप समझ रहे होंगे वो टर्निंग पॉइंट था जहां पर पहली बार दलितों ने कांग्रेस से ज्यादा वोट, लगभग 5% वोट ज्यादा बीजेपी को दिया था। अब ये चाहते हैं कि उनको सीने से लगा के रखें, वो चाहते हैं कि हमारे छिटके हैं वापस लाना है। इसीलिए बाबा भीमराव, एक सेकंड सर, बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर ये पूरी जंग हो रही है। आइए 2019 पर कांग्रेस पार्टी पहुंचती है 19 से 20% पर और बीजेपी 24 से 34%, 34%। और ये वही वक्त था जब बीजेपी को 303 सीट आई थी। सबसे प्रचंड जीत में दलित वोट बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी को मिला था और उसी वजह से इतनी बड़ी जीत हासिल की थी बीजेपी ने। अब आइए 24 पर, मामला यहां पर कैसे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। कांग्रेस 20% से आती है 19% पर और बीजेपी 34% से 31% पर गिरी है। अब आप समझ गए ये लड़ाई क्यों हो रही है। और ये लड़ाई इसीलिए हो रही है बाबा भीमराव के नाम पर कि हमको हर हाल में इनका दलितों का वोट अपनी तरफ। आपने सुना ही, चाहे शादी का कार्ड हो, आप महाराष्ट्र चले जाइए, अभी चुनाव में मैं थी, हर गली मोहल्ले में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, उनकी तस्वीर, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे रहते हैं। लोगों के घरों के बाहर, लोगों के घरों के अंदर उनकी तस्वीर लगी रहती है, उनको पूजा जाता है और वो ये मानते हैं कि जो उनका सम्मान करेंगे हम उनको वोट देंगे। ये एक बड़ी वजह है इस लड़ाई की। अब यहां से नए सिरे से मैं ये बहस आगे ले जा रही हूं कि आप पर भी आरोप लगता है, इन पर भी, हिंदू कोड बिल को लेकर, लेकिन ये बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर उनके अपमान की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने कांग्रेस इसीलिए आ रही है क्योंकि आपको वोट बैंक वापस लाना है। अंजना जी, मैं आज आपके सम्मुख आज तक पर एक प्रस्ताव देता हूं, बहुत अच्छा प्रस्ताव देता हूं। प्रधानमंत्री जी, सारे वोट रख लीजिए, मेरे सिर्फ छोटी सी प्रार्थना है। एक तो अंबेडकर 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 धरती को स्वर्ग बनाने का नाम है। ये आप जितनी बार लोगे धरती स्वर्ग बन जाएगी समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के लिए। मैं आपसे प्रधानमंत्री आग्रह करता हूं, सारे, अंजना जी ने कहा दलित समाज के, पिछड़े समाज के, आदिवासियों के वोट ले लीजिए, उनकी जातिगत जनगणना करा दीजिए। प्रधानमंत्री जी, ये कह दीजिए सदन में कि जो आरक्षण पर वार कर रहा हूं, आपने पार्लियामेंट में ये कहा है जवाब देते हुए कि 4,80,000 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की जो एंटरप्राइजेस है जिसके डिसइन्वेस्टमेंट के बाद उनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी, इस पर वार करना बंद कर दीजिए। सारे दलित और पिछड़े समाज के वोट ले लीजिए। आप जो किसानों के खिलाफ एक के बाद एक क्रूर काले कानून लाए थे, 90% उसमें दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं। प्रधानमंत्री जी, ये संकल्प आपका सदन ले और सारे वोट रख लीजिए। आपने सदन में कहा कि पंडित नेहरू 1951 में पहला संविधान संशोधन लाए थे। क्या था संविधान संशोधन? चंपकम दुरईराजन नाम का प्रसिद्ध फैसला था जिसमें यह कह दिया था, कोर्ट में चले गए लोग, बाबा साहब का आरक्षण जब लागू किया तो यह कहा कि जाति के आधार पर विभेद नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है आर्टिकल 15। पहला संविधान संशोधन पंडित नेहरू ने कहा और वो सही मायने में आदरांजलि थी बाबा साहब को। ये लिख दिया उन्होंने कि इस प्रावधान के होने के बावजूद आरक्षण कोर्ट नहीं रोक सकती। आपको भी अब बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर जो इतनी आप लोग बात कर रहे हैं, या आपको डिफेंसिव होना पड़ा एक बयान को लेकर, ये सच है कि उसका 15 सेकंड दिखाकर लोगों के बीच में बात रखी गई, लेकिन आपको इस मुद्दे पर, क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा है, आपको भी पता है कि इससे नुकसान हो सकता है। 2024 में आपने संविधान बदल देंगे वाले आप ही के नेताओं के बयान की वजह से झेला है कि आरक्षण के मुद्दे पर आपके खिलाफ एक नैरेटिव बना, इसीलिए आप लोग को भी इतनी चिंता है। देखिए, कथनी और करनी में क्या अंतर होता है। कह रहे हैं धरती को स्वर्ग बनाएंगे, और द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्ग में जाने से पहले खुद को तो भारत रत्न दे लिए। जवाहरलाल नेहरू जी अपनी सरकार से अपने को, इंदिरा गांधी जी अपनी सरकार से अपने को, और इंदिरा गांधी जी ने अंबेडकर जी को हराने वाले को भी पद्म भूषण दे दिया। मगर बाबा साहब को स्वर्ग में जाने के 34 साल तक इंतजार करना पड़ा। जब बीजेपी सपोर्ट की सरकार आई वीपी सिंह की, तब जाके भारत रत्न मिला। अब मैं बताना चाहता हूं सर, हम कोई वोट बैंक के लिए नहीं करते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत रत्न बाबा साहब को मिले, ये बीजेपी ने डिमांड कर दी थी। टर्न पे बोलिए। अरे यार, जिन्होंने बात नहीं कर, थोड़ी तो बैलेंसिंग की बात करिए। मैं सिर्फ एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं कि आरएसएस ने, बीजेपी ने, जनसंघ ने कब बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न मिले ये डिमांड की थी? पहली बार डिमांड काशीराम ने 1982 में की थी। कभी बीजेपी आरएसएस ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने की मांग कभी नहीं की। मुंह से एक मिनट, कैसे मुंह से सच निकलता है? कह रहे 82 में काशीराम जी ने किया था, 2/3 बहुमत की इंदिरा जी की सरकार थी, नहीं दिया। 3/4 बहुमत की राजीव जी की सरकार ने कैसे अपने आशुतोष जी, एक दो सवाल तो कांग्रेस से भी पूछ लीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा।
ही नहीं हुई। अंजना जी, मैं तो अपनी बात नहीं कह पाया। ये क्या बात हुई? एक सेंटेंस के बाद डिस्टर्ब शुरू कर दिया। पूरा कर लेंगे। दोनों ने पूरी बात नहीं दिया। मान्यवर काशीराम ने जब ये मांग उठाई तो उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे और उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस मांग को स्वीकार किया। मंडल आयोग भी तब लागू हुआ। ये सारे के सारे प्रोग्रेसिव स्टेप्स केवल मान्यवर काशीराम जी के वजह से बसपा की पहल पर इस समय लिए गए। अच्छा, बसपा मतलब काशीराम जी के बसपा की पहल पर वीपी सिंह ने डिसीजन लिया। बसपा कितने सांसद थे उस समय? जी उस समय मायावती जी सांसद थी, बिजनौर एक सांसद थी। गजब, अभी कोई कुछ भी बात देने लगते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मंडल कमीशन की अगर हुई उसके लिए सबसे ज्यादा रामविलास पासवान जी ने कहा था। मंडल कमीशन का सबसे ज्यादा विरोध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया था। बीच में आशुतोष प्लीज, गलत बात है। मैं पूरी बात कर लूं अपनी, उसके बाद आप सब लोग सब बता दो। अब मैं बताता हूं, हमारे लिए दलित कोई वोट बैंक नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स, ये बताइए दलित बस्तियों में काम करने वाला सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन कौन है? सेवा भारती, जो आरएसएस का है। मैं बताना चाहता हूं 9 नवंबर 1989 को जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ और जब पूरे शास्त्रीय पद्धति से 4 वहां शिलान्यास की ईंटें रखी गई तो वहां सबसे पहली ईंट कामेश्वर चौपाल से रखवाई गई जो दलित समाज के थे। यह हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं था। और बताना चाहता हूं, इन्होंने बहन मायावती का नाम लिया। जब मायावती जी पे कातिलाना हमला हुआ और उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया है कि मुलायम सिंह के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे, कांग्रेस केंद्र में बैठी सरकार बैठ के उनके साथ खड़ी हुई थी, तब जान पे खेलकर हमारे नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी गए और मायावती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी बीजेपी के सपोर्ट पे। और हम बताना चाहते हैं, बाबा साहब ने कहा था प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान की आत्मा है, इसे बदला नहीं जा सकता। पर जब पूरा संविधान को रौंद कर, सारे विपक्ष को जेल में डालकर, सारे नागरिकों के मानवाधिकार समाप्त करके संविधान की आत्मा बदली गई। और मैं फिर कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने सेकुलर शब्द को रिजेक्ट किया था। ये 15 नवंबर 1948 का आप जाकर चेक कर लीजिए, सेकुलर शब्द पे ऊपर, मगर इन्होंने व्हाट्सएप नहीं कोट करके बोल रहा हूं। सुनिए क्या व्हाट्सएप डेट कोट किया, सुनो प्रस्ताव किसने रखा था, बोलो व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, प्रस्ताव किसने रखा था? नेहरू ने क्या बोला था? के अनुरूप है ये, ऐसे झूठ में आके व्हाट्सएप प्रस्ताव रखा था मिस्टर केटी शाह ने, उसके ऊपर डिस्कशन किया लोकनाथ मिश्रा, एचएन मुखर्जी और जवाहरलाल नेहरू का ये रिकॉर्डेड बयान है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। सेकुलर इज नॉट ए गुड वर्ड, मगर अब अच्छे शब्द के अभाव में हम बात कर रहे हैं। और सुनिए, बाबा साहब अम्बेडकर का रिकॉर्डेड बयान है, आई कैन नॉट एक्सेप्ट द अमेंडमेंट सपोर्टेड बाय मिस्टर केटी शाह। आए बाएं साए बोलने लगते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आशुतोष, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि बीजेपी ने खुद से मांग नहीं की थी, लेकिन वीपी सिंह की बीजेपी समर्थित सरकार में ही उन्हें मिला ना। आप एक बार कांग्रेस से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने मिलने नहीं दिया भारत रत्न। एक सेकंड सर, क्योंकि अब आपने अपनी देखिए ये क्या है ना कि इस देश के अंदर अब टोकनिज्म की पॉलिटिक्स होती है। जिन बाबा साहब अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे, लॉ मिनिस्टर बनाया गया। और तो और भारत के संविधान के निर्माता का पदवी एक तरीके से उनको मिली। उनके बारे में आप कहते हैं यहां ये नहीं किया वहां वो नहीं किया। और जब बाबा साहब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहीं से नहीं आ सकते थे, तब बाकायदा मुंबई के अंदर अपने कांग्रेस के लोगों को इस्तीफा दिलवा के उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाया गया। अब आपके बारे में क्या है मैं बताता हूं ना आपको। मार्च 2000 के सुदर्शन से पूछा गया कि आपको भारत के संविधान में आस्था है? उन्होंने कहा नहीं है। बोला क्या होना चाहिए? बोला इट शुड बी स्क्रैप्ड। 2007 सुदर्शन से फिर सवाल पूछा गया, फिर उन्होंने कहा नहीं। 2015 अब मोहन भागवत कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करना चाहिए। एक मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सुदर्शन प्रोफेसर रज्जू भैया आरएसएस के चौथे प्रमुख 1993 इंडियन एक्सप्रेस लिखकर कहते हैं भारत के संविधान को नहीं। 2023 प्रधानमंत्री के एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन, अभी उनकी मृत्यु हुई है, उन्होंने कहा भारत को नया संविधान चाहिए। नीति आयोग के अध्यक्ष वो क्या कहते हैं? भारत में टू मच डेमोक्रेसी है। लल्लू सिंह किस पार्टी के हैं? भारत का संविधान बदलना चाहिए। अनंत हेगड़े किस पार्टी के हैं? भारत का संविधान बदलना चाहिए। अरविंद वाजपेयी से शुरू करें, मैं सिंपल एक बात कहता हूं कि 60 साल 55 साल सरकार रही है कांग्रेस की, और बाबा साहब का सम्मान इन्होंने पूरी तरीके से बिल्कुल नहीं किया, ये रिकॉर्ड की बात है।
10 साल से सरकार है बीजेपी की। देखिए आरएसएस और बीजेपी को मिक्सअप करेंगे, क्या आरएसएस सरकार चला रही है? ये मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ, वो तो आपसे मैंने एक सवाल पूछा सरकार था, नहीं चला रही है। नंबर 1 आपसे मैंने एक सवाल पूछा था, अमित शाह के बयान पे आपका क्या कहना? आपत्तिजनक है या नहीं? मैं तो बात सांसदों ने पूछे जो वहां बैठे थे, गजब पूछने लगते हैं। ये तो बेचारे थे नहीं राज्यसभा में, राज्यसभा बैठे थे, उनसे पूछो ना। बैठे हुए हैं। अमित शाह के बयान में कौन सा शब्द ऐसा है जिसे आप शब्द कह सकते हैं? कौन सा शब्द ऐसा है जिसे सम्मानजनक से परे कह सकते हैं? या कौन सा ऐसा शब्द है जो अनपार्लियामेंट्री है? अभय दुबे जी, कौन सा ऐसा शब्द है जो अनपार्लियामेंट्री है? इशू बनाने की कौन सा शब्द है? कौन सा ऐसी चीज है? बताइए मुझे इस बात का जवाब दीजिए। वाजपेयी जी, उसके भावार्थ को पढ़ने की कोशिश कीजिए। करोड़ों लोगों का हृदय आहत है। अंबेडकर की जगह भगवान का नाम लिया होता। इसका अर्थ क्या है? करोड़ों लोग हृदय से भगवान मानते हैं अंबेडकर जी को, क्योंकि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के लिए भगवान है। वो न्याय की उम्मीद है, वो करा दीजिए। चलिए आज बोलिए कि जातिगत जनगणना कराएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपने लोकसभा राहुल गांधी जी ने ये प्रार्थना की थी। एकमात्र देश भारत जिसका सेंसस भी नहीं हो रहा है पूरे विश्व में। सुदीन जी जल्दी से। बहुत बहस हो रही है संविधान पर। दोनों लोग, सत्ता पक्ष और विपक्ष, 1975 एक ऐसा मौका था इस देश के अंदर जब संविधान को वास्तव में तार-तार किया गया। इमरजेंसी लगाकर, इमरजेंसी लगाने वाले, सुन लीजिए, आप इमरजेंसी लगाने वाली ताकत थे। आपने देखिए अभय जी, एक सेकंड आप बोलिएगा जरूर, मुझे 2 लाइन बोले। इन्होंने इतना नहीं किया, हमारे जैसे पूरे घर को 19 महीने के लिए, मुझे, मेरे पिता को, मेरी माँ को, सबको जेल में डाल दिया। और मैं ये भी कहूंगा कि ये जो बहुत इस समय वकालत कर रहे हैं, उस समय बाला साहब देवरस आरएसएस के चीफ थे, वो भी चिट्ठी लिख रहे थे कि हम इस इमरजेंसी के समर्थन में प्रतिबंध नहीं था सर, इतना नहीं, पर उस समय जो भी आप लोग जो भी आरएसएस के प्रमुख थे, उन्होंने उस समय आपातकाल का समर्थन किया। उस समय आपातकाल का समर्थन किया। ये आप कहिए तो मैं आपको भेज सकता हूं पत्र। सर उसके बाद भी प्रतिबंध लगा दिया। गजब की बात करते हैं सर आप। नाखून भी उखाड़ दिए गए कि समर्थन कर रहे थे इसके बावजूद। अब सुनिए, समर्थन किया कि नहीं किया, अब मैं बताता हूँ। देखिए अभी आशुतोष, समर्थन किया कि नहीं किया, ये बताइए ना। हम लोग वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इतना देखिए आशुतोष जी के मुंह से कैसे सच निकला। उन्होंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर जो कहीं से चुन के नहीं आ सकते थे, और उससे पहले उन्होंने क्या बोला कि वो पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से चुन के आए थे। क्यों नहीं चुन के आ सकते थे? क्योंकि जहां जहां कांग्रेस का प्रभाव था वहां वो चुन के नहीं आ सकते थे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबा क्या तरीका है भाई, अपने नेतृत्व में बोलिए। आप बोल रहे थे, मैं एकदम शांति से खड़ा सुन रहा था। और मैं बताना चाहता हूं, आज का जो भारत है, यानी विभाजन से पहले का जो आज का इंडिया है, इसमें से बाबा साहब चुन के नहीं आ सकते थे। मगर आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना यहां से चुन के गया था, बंबई से। वो कोई लाहौर, कराची, ढाका और पेशावर से चुन के नहीं गया था। इसका मतलब इन्होंने वो माहौल बनाया था कि जिन्ना चुन के जा सकता था, मगर अंबेडकर जी चुन के नहीं जा सकते। इसी के साथ हल्ला बोल में तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।